मेरे क्लिनिक में जो भी एपिलेप्सी से पीड़ित जो बच्चे रहते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, उनका 2 सवाल पक्का रहता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना बच्चा। ये सबसे पहला सवाल है कि इसके फिट्स रुक जाएंगे ना, ये पहला सवाल रहता है। दूसरा सवाल है कि ये दवाई आखिर कब तक चलेगा, कहीं लाइफ लॉन्ग तो नहीं है। कहीं मैंने सुना है कि ये तो बहुत लंबा समय तक चलता है, पूरा जीवन इसको देना पड़ता है। तो ये 2 सवाल बहुत प्रोमिनेंटली हर पेरेंट्स पूछते हैं। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। तो आज हम इसी 2 सवाल का हम डिटेल में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। अगर आपके बच्चे कोई एपिलेप्सी से पीड़ित हैं, जो दवाई खा रहे हैं, तो आपके लिए इसमें डिटेल जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि एक्चुअली इसके पीछे का क्या साइंस है, कि हम लोग दवाई कितना दिन तक देने का डिसीजन जो हम लोग बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, क्या लॉजिक रहता है इसके पीछे, और दवाइयाँ बंद करने के बाद दोबारा आने के चांसेस कितने होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पेरेंट्स, सबसे पहली बात है, मैं हर वीडियो में बार बार इस चीज़ को दोहरा भी रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एपिलेप्सी जैसे दिखने वाले बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस, बहुत सारे झटके या बेहोशीपन जो होता है वो एपिलेप्सी होता नहीं है, और वो मिसडायग्नोसिस होता है। कई बार ईईजी रिपोर्टिंग गलत हो जाती हैं। तो वो चीज़ें सबसे पहले आप लोगों को माइंड में होना चाहिए। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो ज़रूर आसपास जो भी आपके आसपास में जो एक्सपर्ट हैं एपिलेप्सी की, स्पेशली चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट है, उनसे आप ज़रूर डिस्कस करें, उनसे ईईजी रिपोर्ट करवाएं और डायग्नोसिस कंफर्म करें। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये पहला चीज़ है ना। क्योंकि एपिलेप्सी के डायग्नोसिस सबसे पहले जब होता है तब आपके जो डॉक्टर क्या करते हैं कि एपिलेप्सी को टाइप करते हैं कि किस प्रकार की एपिलेप्सी है। क्योंकि देखिए, एपिलेप्सी एक चीज़ नहीं है, उसके अंदर कहीं एपिलेप्सी एक अलग दुनिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इंडिया में भी और फॉरेन में भी एपिलेप्टोलॉजिस्ट होते हैं जो केवल एपिलेप्सी ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये खुद एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और एपिलेप्सी एक ऐसा बीमारी है जो जन्म के पहले दिन से लेकर मरने के आखिरी दिन तक भी हो सकता है किसी को, ठीक है। फिट्स आने की जो संभावनाएं होती हैं बार बार, तो ये इसका एज रेंज भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले राइट डायग्नोसिस होना है, उसके बाद उसका प्रॉपर टाइपिंग होना है कि किस प्रकार की एपिलेप्सी है। जो हम सिंड्रोम की बात करते हैं कि बच्चे का उम्र के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, एमआरआई में क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, बर्थ में कैसा था, जन्म में क्या दिक्कत था, सब चीज़ को मिला के, ईईजी में क्या है, सब मिला के हम लोग उसको एक सिंड्रोमिक डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर उसके हिसाब से दवाइयाँ शुरू होती हैं। तो ये प्रॉपर चैनलाइज जब होता है उसके बाद ही जो है प्रॉपर आपकी बच्चे की इलाज होती है। तो ये हो गई सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात है कि आपके जैसे कुछ बच्चे को छोटी मोटी बीमारियों में भी फिट्स आती हैं, बुखार में फिट्स आती हैं, जो कि फेब्राइल सीजर है, जो भी एपिलेप्सी नहीं है, उसको भी कभी कभी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा होता है। कोई बच्चा जो बीमार पड़ता है, जैसे लूज मोशंस हो गए बीच में, है ना, बुखार के साथ या बिना बुखार के भी, उस समय भी कभी कभी बच्चे को किसी बच्चे को लूज मोशन के समय में फिट्स आते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को। या कुछ बच्चे होते हैं जिनको ब्रेन में इन्फेक्शन होता है बुखार के बाद, जिसको मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, कभी कॉम्बिनेशन में मेनिंगो एंकेफेलाइटिस बोलते हैं। तो उस समय भी कुछ बच्चों को फिट्स आते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में, और स्पेशली जन्म के समय में, नियोनेटल सीजर्स, जो जन्म के समय में कुछ बच्चों को फिट्स आते हैं, इन सब सिचुएशन में आपको जो दवाइयाँ देते हैं फिट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसको बहुत दिन तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ हफ्ते, कुछ महीने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एपिलेप्सीज में कई बार नहीं आती हैं। तो पहले ये सब चीज़ें आप लोगों को समझना ज़रूरी है। अब बात आती है कि एपिलेप्सी की डायग्नोसिस हो गई आपकी, तो हम लोग कैसे बनाते हैं डायग्नोसिस एपिलेप्सी की। अगर किसी को बिना बुखार की फिट्स आती है, बिना बुखार के 2 या 2 से ज़्यादा अगर बिना बुखार का फिट्स अगर आ रहा है, तो वो एपिलेप्सी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। या फिर अगर किसी को एक ही बार फिट्स आया है या सीजर आया है, प्लस आपका ईईजी में अगर एबनॉर्मलिटी है, तो भी एक सीजर के साथ भी आपकी एपिलेप्सी की डायग्नोसिस बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी 2 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट, जो हम लोग जो वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, जो एपिलेप्सी डायग्नोसिस, इन्हीं चीज़ों से, यही 2 चीज़ से ज़्यादा कॉमनली डायग्नोसिस बनता है, ठीक है। तो एक बार आपकी डायग्नोसिस बन गई, आपकी दवाइयाँ शुरू हो गई। अगर आपका एपिलेप्सी के टाइपिंग के हिसाब से सही दवाई चलेगी तो डेफिनेटली सीजर कंट्रोल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन रिसर्च के हिसाब से इतने सालों जो हैं कि रिसर्च के बाद क्या चीज़ें साइंस में सामने आया है कि आज दुनिया में 50 मिलियन से ज़्यादा लोग एपिलेप्सी से ग्रसित हैं, टोटल पीडियाट्रिक्स और एडल्ट सब मिला के, माने आपका 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी एपिलेप्सी की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो इन जो लोग हैं, इन सब के डेटा जो है कलेक्शन से जो पता लगा है कि दवाइयाँ हमको कौन सी दवाइयाँ कैसे दें, तो ये क्लासीफाई कैसे करें, इसका एक जो है एक अलग प्रकार की एक साइंस है। और इसके पीछे जो दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं और कब तक देना है, इसके पीछे भी सब चीज़ों का
जो है डेफिनेटली लॉजिक है, उसको हम उस चीज़ को समझेंगे। तो एपिलेप्सी बहुत प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जो है टाइपिंग करते हैं, कई एपिलेप्सीज होते हैं जिसमें आप देखेंगे बच्चा केवल दिन में झटके होते हैं, कुछ होते हैं कि केवल बच्चा नाइट में या सोते समय ही उसको फिट्स आते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों बार होता है, जागते समय होता है, सोते समय होता है। और आप देख सकते हैं कि कुछ एपिलेप्सीज में एक ही पेशेंट को, एक ही बच्चे को कई प्रकार के अलग अलग टाइप के झटके आते हैं। किसी को मायोक्लोनिक सीजर्स बोलते हैं जो चमकने वाला वो आता है, किसी को टॉनिक सीजर्स बोलते हैं जिसमें बॉडी पूरा स्टिफ होता है, किसी में पूरे बॉडी को हाथ को टाइट करके आँख को पलटा के जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं, GTCS सीजर्स जो बोलते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स वो होते हैं। किसी को सब एक साथ भी रहता है ना बहुत ख़राब एपिलेप्सीज में। तो कहने का मतलब क्या है पेरेंट्स की एपिलेप्सी भी कई प्रकार के हैं। इसमें कुछ गुड एपिलेप्सीज हैं, कुछ बैड एपिलेप्सीज हैं। गुड बैड का अर्थ क्या है कि कुछ दवाइयों से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको एक दवाई दिया और एपिलेप्सी पूरी चली गई, आपकी सीजर्स पूरा कंट्रोल हो गया। कुछ होगा कि आपने एक के बाद दूसरा ऐड किया, फिर कुछ पार्शियल कंट्रोल हुआ, फिर तीसरा ऐड करना पड़ा। मतलब कई प्रकार के इसमें जो है रेस्पॉन्स का रेट भी अलग अलग रहते हैं। इसीलिए एपिलेप्सी में 60 to 70% जो बच्चे होते हैं उनका एक्चुअली एक दवाई से ही कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक मेडिसिन से ही कंट्रोल होता है। अब बाकी बचता है आपका 25 to 30% जो बच्चे होते हैं उनको 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ लगती हैं। और मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी या रेजिस्टेंट एपिलेप्सी का मतलब ही यही है कि किसी बच्चे को सही एपिलेप्सी के टाइप के हिसाब से दवाइयाँ भी सही चल रही है, लेकिन 2 से ज़्यादा दवाइयाँ लग रही हैं, तो उसको मेडिकली हम लोग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं। तो 25-30% बच्चे में 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ लगती हैं। अब एपिलेप्सी के अंदर भी आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं जिनका MRI जो आप स्कैन करते हैं पूरा नॉर्मल आता है। कुछ होते हैं जिनका ब्रेन में काफ़ी डैमेज रहता है, जिनका ब्रेन जन्म से ही अलग रहता है। और उससे भी कॉमन स्पेशली जो बर्थ टाइम में जो बच्चों को डैमेज होता है, शुगर कम होने की वजह से, ना रोने की वजह से, ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से, प्रीमेच्योर बच्चा होने की वजह से, ब्रेन में मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस होने की वजह से, ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से, जो न्यूनेटल टाइम में बर्थ के समय में जो दिक्कतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि आगे जाके वो डिफ़िकल्ट एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी के डायग्नोसिस किए हुए बच्चे जिनको सीजर्स आते हैं, ये कभी कभी बहुत मुश्किल तरीके से इनकी एपिलेप्सी कंट्रोल होती है, क्योंकि ये कई दवाइयाँ देने के बाद भी पूरी तरीके से फिट जाता नहीं है। तो इसीलिए एपिलेप्सी के रेस्पॉन्स भी कितना स्पेक्ट्रम है, आप इसी चीज़ को समझ लीजिए कि एपिलेप्सी के रेस्पॉन्स बहुत सारी चीज़ों से होती हैं। और एक नया कैटेगरी जो अभी नया समझ में जो हमको रिसर्च के साथ आ रहा है वो है जेनेटिक एपिलेप्सी, जो कुछ जीन्स की वजह से, जीन्स के डैमेज की वजह से बाई चांस जब म्यूटेशन होती है माँ के घर में, जब बच्चा पहली बार बनता है उसी समय भी कुछ जीन अप डाउन हो सकता है। तो उसमें MRI भी नॉर्मल रहती है, फिर भी कई दवाइयों के बाद भी कभी कभी जो है पूरी तरीके से जितना हमें रेस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना हमें रेस्पॉन्स मिलता नहीं है। तो पेरेंट्स, मैं आपको इतना डिटेल ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि आपका सवाल तो एक है कि बच्चा ठीक होगा कि नहीं, लेकिन इसके पीछे का साइंस आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइपिंग करना होता है, थेरेपी की रेस्पॉन्स देखना होता है, इसमें MRI कैसा है वो देखना है, तो और कई चीज़ें मिला के इसमें रेस्पॉन्स आती है। तो सारे जो हर पेरेंट्स का हर बच्चे के लिए एक ही आंसर नहीं है इसमें, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन ट्रीटमेंट का एंड पॉइंट क्या है, साइंस में हम लोग रिसर्च से यही पता लगाया कि कभी भी जब ब्रेन में करंट जब बहुत ज़्यादा आता है किसी का, तब कोई फिट्स जो है या सीजर्स आते हैं, तो ये सीजर्स को एक्चुअली नॉर्मलाइज होकर ब्रेन में जो करंट ब्रेन में आता है ये शांत होने के लिए उनको कम से कम भी 2 से 3 साल लगता है। ये बहुत साल के रिसर्च के बाद जो पता लगाया, तो एक गाइडलाइन बनी जो पूरी दुनिया में फॉलो करते हैं। और ये बच्चों के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए भी है कि कम से कम मिनिमल टू मिनिमल ट्रीटमेंट अभी 2 साल कम से कम देना है, 2 से 3 साल। तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की जो बात हो रही थी पेरेंट्स की, कब तक देना चाहिए ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट हर बच्चों में लाइफ लॉन्ग या हर एडल्ट में भी लाइफ लॉन्ग होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि पीडियाट्रिक और एडल्ट देखेंगे तो एडल्ट के जो हैं दवाइयाँ ज़्यादातर बंद होती नहीं हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, काम करते हैं, है ना, कुछ लोग ड्राइविंग करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे सीजर्स आने पे उनको लाइफ का खतरा हो सकता है। तो बड़े लोगों में बहुत बार होता है कि उनकी दवाइयाँ रोकने की चांसेस कम होते हैं, लेकिन बच्चों का एपिलेप्सी थोड़ा डिफरेंट है। बच्चों के एपिलेप्सीज में अगर बच्चे का MRI ठीक है और सीजर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, EEG में भी बहुत दिक्कतें नहीं हैं, बस 2-3 साल देने के बाद अगर EEG भी नॉर्मलाइज हो जाती है, दवाइयाँ बंद हो सकती है। तो यही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ पेरेंट्स की एपिलेप्सी हर बच्चे में लाइफ लॉन्ग नहीं होता है।
अगर आपका बच्चा पूरा नॉर्मल है, एमआरआई भी में ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ साल के बाद आपकी दवाइयाँ बंद होती हैं। तो साइंस के हिसाब से ये जो गाइडलाइन जो पूरी दुनिया फॉलो करती है कि 2 क्राइटेरिया है कि 2 से 3 साल सीजर फ्री होना चाहिए। फिर आप ये मत सोचिए कि 2 साल दवाई खाया और बंद नहीं, 2 साल दवाई खाते खाते सीजर्स बिल्कुल नहीं आना है, 2 साल सीजर फ्री होना चाहिए, 2 से 3 साल, प्लस ईईजी भी नॉर्मल होना चाहिए। आखिरी में जब दवाई बंद करने से पहले हमेशा डॉक्टर एक ईईजी करवाएंगे, तो वो ईईजी भी अगर जब तक नॉर्मल नहीं होगा तब तक दवाई बंद करना भी रिस्की होगा, क्योंकि अगर 2 साल 3 साल दवाई आपने दिया, बच्चा ठीक रहा, फिर से ईईजी दोबारा किया, लेकिन ईईजी में अभी भी करंट ब्रेन में से आ रहा है, तो दवाई बंद करेंगे तो फिर से कुछ दिन बाद सीजर्स आने के चांसेस होते हैं। तो एंड पॉइंट यही है कि 2 से 3 साल का सीजर फ्री टाइम प्लस आपका ईईजी भी अगर नॉर्मल है, तो हम लोग आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर धीरे धीरे करके दवाइयों को एक साथ बंद नहीं करते, धीरे धीरे, क्योंकि दवाइयाँ इतनी लंबा चलता है तो ब्रेन भी उससे अडेप्ट हो जाता है, तो स्लोली डोज को टेपर करते हैं या कम करते करते बंद करते हैं। तो ये है कि इसके पीछे का साइंस कि हम लोग कितना दिन तक दवाई देते हैं, है ना, और किस प्रकार से दवाई को धीरे धीरे बंद करते हैं। अगर आपके बच्चे का 2-3 दवाई चल रही है तो सबसे पहले एक दवाई को धीरे धीरे करके कम करेंगे, कुछ दिन कुछ हफ्ता गैप रखेंगे, फिर दूसरा दवाई को कम करेंगे, है ना, कुछ दिन देखेंगे, ज़रूरत पड़ने पे ईजी दोबारा करना पड़ सकता है, फिर लास्ट में आपका जो है लास्ट दवाइयाँ बंद। तो स्टेप बाय स्टेप जो है, क्योंकि टेपरिंग बहुत स्लोली होना चाहिए। ड्रग जैसे आप मेडिसिन विड्रॉ करते हैं, फिर से सीजर्स आने के कई बच्चों को टेंडेंसीज होते हैं, है ना। तो कुछ एपिलेप्सीज हैं जिनमें आपका दोबारा रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली आपका जो मायोक्लोनिक एपिलेप्सीज होते हैं, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं, 12 से 15 साल के बच्चे हैं जिनको हाथ झटकता है, बड़े फिट्स आते हैं, है ना, जो जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। तो इनमें कभी कभी दवाइयाँ बहुत साल तक चलती हैं, दवाइयाँ जैसे कम किया फिट्स आ जाता है। तो हम कैसे डील करते हैं कि सपोज अगर दवाई बंद करने पे अगर फिट्स दोबारा आ गया, तो फिर दोबारा हम लोगों को फिर से कम 1.5-2 साल और दवाई देना पड़ता है ना। तो ये एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है सीजर, कि कब आएगा और कब ठीक होगा, जैसे आप सवाल करते हैं। तो सीजर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और ईईजी का जो ब्रेन का जो करंट है वो कब तक बंद होगा वो भी एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता कि कब तक एग्जैक्टली जाके बंद होता है। स्पेशली अगर आपके बच्चे के ब्रेन में डैमेज है, जन्म के कोई कारण की वजह से रोया नहीं, या जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, वैसे सिचुएशंस में दवाई बंद करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वो ब्रेन का जिस पार्ट डैमेज है वहाँ से कंटिन्यू करंट डिस्चार्ज होता रहता है, और वो कई साल तक वो जो है करंट पूरा बंद होता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में हमको केस टू केस देख के इंडिविजुअलाइज करके, हमको इंडिविजुअलाइज प्लान करके उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो एक बार ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद रिकरेंस होने का क्या चांस है, तो यही जो मैंने आपको बात किया, रिकरेंस डिपेंड करता है कि आपका एमआरआई कैसा है ना। अगर आपका बच्चे का डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, चलने बोलने में भी लेट हुआ है, ब्रेन में भी दिक्कत है, तो उनको रिकरेंस होने का रिस्क ज़्यादा है। अगर बच्चा आपका नॉर्मल है, फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है ना, तो ईजी में भी अगर नॉर्मल है तो उनको रिकरेंस होने का रिस्क कम है। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि एपिलेप्सी पूरा ठीक हो जाता है क्या डॉक्टर साहब, ये पूछते हैं ना। तो जो क्योर करके वर्ड है, एक्चुअली मेडिकल वर्ल्ड में भी हम लोग क्योर करके एपिलेप्सी का वर्ड है ही नहीं इनफैक्ट, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं रिजॉल्व करके एक वर्ड जो है, ये ILE मतलब इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने दिया है। तो एपिलेप्सी कब हम बोलते हैं कि रिजॉल्व हो गया, कम से कम किसी को 5 साल दवाई मतलब बंद होके, दवाई जो है लास्ट बंद करके 5 साल तक बिल्कुल फिट्स नहीं आएगा, तब जाके हम रिजॉल्व करके वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रिक्ट टर्म में कुछ तो बोलते हैं कि आप 10 साल तक उसको सीजर फ्री होना चाहिए, और 5 साल बिना दवाई के सीजर फ्री होना चाहिए, है ना। तो 5 साल ऑफ मेडिसिन हैं और सीजर बिल्कुल नहीं आया, तब जाके हम इसको रिजॉल्व करके बोल सकते हैं। क्योर क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ साल बाद, 5 साल 10 साल बाद फिर से दोबारा आने के चांसेस हैं, हो सकता है, इसमें 100% नहीं होगा करके गारंटी नहीं दिया जा सकता है कोई भी। तो इसीलिए ये जो है सीजर्स बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ होती है ना। इसीलिए आपको हमेशा जो नेज़ल स्प्रे जो डॉक्टर ने दिया है, मिडाजोलैम का स्प्रे, वो जब भी दवाइयाँ कम करते हैं तो उस समय आप उन दवाइयों को, वो स्प्रे को हमेशा साथ में रखना है, चलना है। सीजर आने के दवाई बंद करने के बाद भी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक आप जितना प्रिकॉशन में रहेंगे उतना ही बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, एक तो आपको स्प्रे हमेशा साथ में, दवाई बंद होने के बाद भी आप स्प्रे को रखिए, कुछ दिन तक, कुछ साल तक रखिए। नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है ज़्यादा, है ना। स्क्रीन टाइम जो है कम करना है, बहुत ज़्यादा मोबाइल टीवी पे स्क्रीन पे फोकस नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसके ऊपर आपको ध्यान देना है।
कभी कभी पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि अभी बहुत दवाइयाँ चल गई, तो सडनली क्या करते हैं, वो दूसरा पैथी में चले जाते हैं। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, कई सारी हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जहाँ विश्वास है वहाँ चले जाते हैं। सडनली क्या होता है, सीजर्स, दवाइयाँ चेंज करते हैं, दवाइयाँ फट से बंद होते हैं, एकदम से विड्रॉल सीजर्स कई बार आते हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ा रिस्की होता है कि आपकी अगर दवाइयाँ बहुत दिन से चल रही हैं तो डॉक्टर से सलाह करके आप दूसरा पैथी में जाना चाहते हैं, डॉक्टर से सलाह कीजिए, ठीक है। कोई भी पैथी कम ज़्यादा की बात नहीं है, लेकिन एक साइंस से चलना चाहिए। कुछ बच्चों का सीजर दवाई बंद करते ही बहुत बड़े सीजर्स आने के रिस्क होते हैं, तो वैसे बच्चों में रिस्क लेना बहुत डिफिकल्ट मतलब बातें हैं, क्योंकि एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, आईसीयू में रखना पड़ेगा, तो इतना बड़ा रिस्क आप मत लीजिए। सडनली दूसरे पैथी पे जंप मत कीजिए, है ना। आप चाहते हैं कि दूसरा ट्राई करना है तो आपके डॉक्टर से सलाह कीजिए, डॉक्टर हमेशा आपको गाइड करेंगे, है ना। आपके डेफिनेटली आपके बच्चे के हित के लिए ही सलाह देंगे, तो आप फ्रैंकली डॉक्टर से इन सब चीज़ों का आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स, आज मैंने आपके इस वीडियो में मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकली और सिंपल तरीके से हमारी जो साइंस है उसको मैंने आप लोगों के सामने रखा कि ट्रीटमेंट हम कितना ड्यूरेशन तक देते हैं, कब तक हम लोग ट्रीटमेंट का एंड पॉइंट क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं वो उसका डिस्कस किया, और रिकरेंस होने का चांस क्या है, मतलब बंद होने के बाद दोबारा आने के चांस क्या हैं, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का मुझे लगता है उत्तर आपको इसमें मिल गया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इन वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में इस तरीके से जो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, जो कोई पेरेंट्स मेरे क्लिनिक में बहुत दूर दराज से आते हैं, तो मुझे भी खुशी मिलती है कि कई पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चे को इतनी एपिलेप्सी से जो है पीड़ित हैं, लेकिन ये वीडियो के द्वारा जो है उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ट्रीटमेंट सही मिल जाती है कई बार, है ना, तो मिसगाइड नहीं होते, तो उससे मुझे भी खुशी मिलती है। आप भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो कोई बना नहीं रहा है इंडिया में। मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे हिंदी में आपको प्रॉपरली जो इतने सिंपल तरीके से समझाने वाले वीडियोस आपको, मैं खुद भी सर्च करता हूँ कई बार यूट्यूब में, तो दिखता नहीं है। तो पेरेंट्स, इस चीज़ को आप शेयर कीजिए और लोगों में, क्योंकि ये एक प्रकार की अवेयरनेस है, एक प्रकार की नॉलेज है ना, जो कि कई लोगों में, आम जनता में जितनी ज़्यादा इसका जानकारी रहेगा उतना ही उन बच्चों जो पीड़ित हैं एपिलेप्सी से उनको फ़ायदा होगा। तो पेरेंट्स, अगले वीडियो में ऐसा ही कोई इन्फॉर्मेशन के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।